माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी का पार्ट 3 हिमालय की बेटियां। और ये वीडियो इस पार्ट का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस पार्ट के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th हिंदी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लेख से हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। पाठ की हेडिंग अगर आपको याद हो तो उसका नाम ही है हिमालय की बेटियाँ, यानी लेखक ने नदियों को बेटियाँ माना है। दूसरा, उन्होंने कालिदास के मेघदूत का थोड़ा सा वर्णन किया है जहाँ पर नदियों को प्रेयसी माना गया है। और लास्ट में उन्होंने एक कविता लिखी है जहाँ पर उन्होंने पहली कड़ी लिखी है कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, तो वहाँ पर उन्होंने नदियों को बहन माना है, इसलिए उन्होंने नदियों को बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में माना है। इस उत्तर को आप इस प्रकार लिखेंगे, पूरे देश में नदियों को माँ के रूप में माना जाता है। यह परंपरा काफ़ी पुराने समय से चलती चली आ रही है, लेकिन इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, यानी इस पाठ में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। पाठ में हमने देखा था कि ये दोनों नदियां हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और बड़ी नदियां हैं जिन्हें महानद बोला गया है। भारत की सभी नदियों को, ज़्यादातर नदियों को स्त्रीलिंग के रूप में बताया गया है, लेकिन ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जिन्हें पुरुष लिंग के रूप में बताया गया है। इन नदियों की उत्पत्ति हिमालय में जमी हुई बर्फ़ के बूंद बूंद पानी में बदलने से हुई है। आगे चल कर के इन नदियों में बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ जाती हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा लुभावनी है, सुंदर है, और अंत में समुद्र से जाकर के मिल जाती हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानद हैं जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर के आगे बढ़ती है। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती हैं। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं। ये महानद अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। नदी शब्द स्त्रीलिंग है जबकि नद शब्द पुल्लिंग है। इन दोनों नदियों को पुल्लिंग के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ पर महानद लिखा गया है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। हमारे देश में ज़्यादातर नदियों को माता कहा गया है। लोक माता का अर्थ है संसार की माता। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये जीवन दायिनी है। ये सभी तरह के जीव जंतुओं की प्यास बुझाने का काम करती हैं। इसके पानी में नहाने से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है जिससे हमारी थकान दूर होती है। प्राचीन समय से ही इसके किनारे खेतियाँ की गई जिससे हमें तरह तरह के खाद्य पदार्थ मिले। ये सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक है। उत्तर में आप लिखेंगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियाँ अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है, थकान उतर जाती है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भारतीय संस्कृति में नदियाँ कल्याणकारी भी मानी गई हैं। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 के बाद से आज तक ये नदियाँ उसी तरह से हिमालय से निकलकर निरंतर बह रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं जिससे निकलने वाली गंदगी इन्हीं नदियों में फेंकी जाती है। जगह जगह पर बांध बना दिए गए हैं जिससे इनमें पानी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता। यहाँ तक कि गंगा जल भी प्रदूषित हो चुका है। उत्तर में आप लिखेंगे, 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की
पवित्रता समाप्त होती चली जा रही है। प्रश्न 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। आप अपने शिक्षक से पूछ करके लिख सकते हैं या यहाँ पर दिए हुए उत्तर को भी लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, यानी देवों की आत्मा। भाषा की बात, यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष यानी संज्ञा का मिलान कीजिए। इस टेबल में पहले कॉलम में विशेषण और दूसरे में विशेष यानी संज्ञा लिखी हुई है, जिन्हें आपस में मिलाना है। जैसे यहाँ पर मूसलाधार को वर्षा से मिलाया गया है। इसी तरह से सम्भ्रात को महिला से, चंचल को नदियाँ से, समतल को आंगन से और घना को जंगल से मिलाएंगे। उत्तर में आप इस तरह से टेबल बना करके भी लिख सकते हैं। ऊपर हेडिंग डालिएगा विशेषण और विशेष, उसके बाद पहला शब्द सम्भ्रात, उसका विशेष या संज्ञा है महिला, दूसरा समतल, उसकी संज्ञा है आंगन, तीसरा मूसलाधार, उसकी संज्ञा है वर्षा, फिर विशेषण और विशेष में चंचल, चंचल का विशेष या संज्ञा है नदियाँ और घना का जंगल। प्रश्न 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला रूप में लिखिए। समास का अर्थ है दो ऐसे शब्द जिनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं एक साथ लिखना और बीच में समासिक चिन्ह का उपयोग करना। जैसे यहाँ पर राजा और रानी लिखा हुआ है। राजा और रानी का अर्थ बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पर बीच में समासिक चिन्ह को लगा करके एक साथ लिख दिया गया है। यहाँ पर समासिक चिन्ह का अर्थ है और। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन विशेषता एक ही तरह की होती है। राजा और रानी का अर्थ है राजा और रानी दोनों की बात की जा रही है। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। इन्हें वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखना है। एक क्रम में इनके नाम आना चाहिए, इसलिए उत्तर में छोटी बड़ी को सबसे पहले, उसके बाद भाव भंगी को लिखा गया है और अंत में माँ बाप को लिखा गया है, क्योंकि वर्णमाला में छा भा से पहले आता है और भा माँ से पहले आता है। प्रश्न नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, यानी दी पहले और ना बाद में लिखने पर दीन बन जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी जिसका एक निश्चित अर्थ निकले। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी का दीन बनने पर ये भाववाचक संज्ञा है। उत्तर में आप पहला शब्द लिख सकते हैं राज, उसको उल्टा करने पर ज़रा हो जाएगा। ज़रा का अर्थ होता है थोड़ा, यानी ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है राम, राम को उल्टा लिखने पर मरा हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा है। अगला शब्द है राही, इसका उल्टा हो जाएगा हीरा, ये एक पदार्थ है इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है नव, इसका उल्टा हो जाएगा वन और ये एक जातिवाचक संज्ञा है। और अंत में नमी, नमी का उल्टा हो जाएगा मीन, यानी मछली, और ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अंतिम प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उसके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपण, झेलम, चिनाब, अजमेर और बनारस। उत्तर में आप लिखेंगे सतलुज का नया नाम है शतद्रुम, रोपण का नया नाम रूपपुर, झेलम का वितस्ता, चिनाब का विपाशा, अजमेर का अजय मेरू और बनारस का वाराणसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।